की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 2.5 महीने से लापता युवक की हत्या मामले में परिजनों ने किया चक्का जाम, लगाई न्याय की गुहार। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा की योगी सरकार पर साधा जमकर निशाना। वाराणसी व्यापार मंडल के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं के संदर्भ में मंडलायुक्त से की मुलाकात। और बनारस के कलाकार न होने का फैलाया जा रहा भ्रम, बनारस घराने के कलाकार हुए एकजुट। और अब खबरें विस्तार से। 2.5 महीने से लापता युवक की हत्या के मामले में गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर न्याय की गुहार लगाई। 2.5 माह से लापता शिवपुर थाना क्षेत्र के सरसवा निवासी 21 वर्षीय शशांक की हत्या उसी दिन कर दी गई थी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सक्रिय हुई वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अब उसकी हड्डियां बटोर रही है। हत्या के आरोप में उसे घर से बुलाकर ले जाने वाले उसके साथी रोहित पटेल को गिरफ्तार किया गया है। उसे लेकर हत्या की जगह तक गई थी और देर रात शिवपुर थाने में रखकर उससे पूछताछ करती रही। बीते 3 अप्रैल को शशांक के भाई नितेश कुमार ने शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को बताया था कि 31 मार्च की शाम 7 बजे क्षेत्र में ही रहने वाला शशांक का दोस्त उसके घर आया, साथ में बाजार जाने की बात कहकर उसे बाइक पर बिठा कर ले गया। रात 10:30 बजे शशांक के मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज आया। इसमें लिखा था कि अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो 3 लाख रुपए तैयार रखना। धमकी दिया था कि पुलिस के पास जाओगे तो अंजाम बुरा होगा। भयभीत नितेश ने रात 11 बजे शिवपुर थाना पहुंचकर मामले की जानकारी दी। उसने आशंका जताई थी कि इस मामले में देर करने पर उसके भाई के साथ अनहोनी हो सकती है। इसके बावजूद पुलिस ने 3 अप्रैल को मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन शशांक की तलाश के लिए कुछ खास नहीं किया। वाराणसी पुलिस की निष्क्रियता पर नितेश हाईकोर्ट की शरण में गया। उच्च अदालत ने इस मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर व प्रदेश के डीजीपी से हलफनामा मांगा। वहीं परिजनों ने चक्का जाम कर न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और परिजनों के बीच तीखी बहस हुई। कारण तो होगा ग्रामीण रास्ता रोके हैं, उसका कोई रीजन होगा कि ऐसे रोके? वो भी है, आपका हाईवे वाला रोड रोके काहे रोकेंगे? कोई उनकी परेशानी होगी, आप किस तरह से? हमारे भाई का अपहरण हो गया और प्रशासन इतने दिन से कुछ नहीं की। आज कह रही है कि उसकी मौत हो गई है, तो हमको ना तो बॉडी मिली है ना कोई प्रूफ मिला है कि उसकी मौत हो चुकी है। उतने दिन 31 मार्च को हुआ है, धीरे धीरे 3 मंथ हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने एक बार कुछ नहीं कर सकी है। हम लोगों ने पूरे डीएम आईपीएस हर जगह 4 एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन पूरी प्रशासन सख्त बैठी हुई है केवल। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा भाई जैसे है वैसे हमको ला के दें, या फिर जब पेपर में छापे हैं उनको प्रूफ ला के दें। है कहाँ सबूत? कानून गुमराह कर रही है ना, कानून गुमराह कर रहा है। हम लोग हाई कोर्ट अपील किए हैं तो इन लोगों को लग रहा है कि साला कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी रिपोर्ट डाल दो, हम लोग पागल हैं कि नहीं। जो किया है शशांक, और जो एक्सीडेंट है उसका नाम है रोहित। पढ़ता था लड़का पढ़ता था, किस स्कूल में पढ़ता था? डीएमएलटी कर रहा था। बाबा बटुकनाथ बाबतपुर। उसकी कितनी होगी? 19 साल, 19 से 21 साल, 21 साल। कितने दिनों से मामला चल रहा था? 3 मंथ हो गया, 31 मार्च का मामला है। एक बाइक गायब भैला और उसका अपनी तरह लेके गया है। 3 मंथ से हम था। वो लड़का कहाँ से गायब हुआ? उसको घर से बुला कर लेके गया था वो। घर से बुला कौन बुला कर ले गया? रोहित। कौन बुला कर ले गया था? रोहित। ये कहाँ का रोहित रहने वाला? सरसवा का ही है वो भी। उसके पिता का क्या नाम है? मुन्ना लाल पटेल। माता का क्या नाम है? माता का नाम नहीं पता। रहने वाला कहाँ का? सरसवा का ही है। क्या है? हमार ये का नाम है कि हमार लड़का के घरे से बुला के ले गयल। जब घरे से बुला के ले गल कि हम गाँव क्या तो हमारे लड़का के वापस काहे नहीं लियल इतना दिन से? उम्र 21 साल थी। 21
21 साल का हमारा लड़का जवान अगर घर से निकल गया तो हम 3 महीना से दौड़ा था। 3 महीना से हमने बिना दाना पानी का जहाँ जहाँ कहता हमने वहाँ जाता ही काहे हमने का सुनवाई नहीं होता। इतना दिन से दौड़ावत घुमात आज रात के 1 बजे उनके हाथ का बॉडी मिल जाता और वो पेपर में निकाल देता है। काहे निकालत है? कितने दिन पहले आपने एप्लीकेशन दी थी? हर जगह दिए है एप्लीकेशन, कहाँ नहीं दिए है, कहाँ नहीं दिए है। टीएस अधिकारी को एक बार एप्लीकेशन नहीं, कई बार एप्लीकेशन दिया गया है। हमने के कुछ नहीं लग रहा, हमने के बस हमने का बच्चा सही सलामत चाहिए। अगर हमने का बच्चा नहीं है तो जो हमारे घर से ले गया ओके प्रशासन हमने के हवाले करा, हमने ओके मारा, हमने के संतुष्टि हमने के मांगी है और ऐसा ज्यादा हम कुछ नहीं। कोई ऑप्शन नहीं लगाया, प्रशासन ओपे कोई ऑप्शन में लगाई ना, पुलिस ना दरोगा ना कौन सुनवाई एकदम नहीं। हमने का मांगी है हमने मारा सुनवाई करना होए के चाहिए। बस जैसे हमारे का सुनवाई नहीं भला वैसे ओकरे का सुनवाई भी ना होए के चाहिए। हमारी यह मांग कौन सा गाँव? सरसना कौआपुर। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वाराणसी में सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज पटरी पर से उतर चुकी है। शिक्षा विभाग में अपनी कमियों को छुपाने के लिए विद्यालयों को मर्ज करने का कार्य किया जा रहा है। इससे शिक्षा व्यवस्था कहां पर जाएगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल करने का पूरा जिम्मा योगी सरकार ने ले लिया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की चर्चा करते हुए कहा कि बदायूं में वेंटिलेटर के अभाव में बच्चों की मौत हो जाती है, तो वहीं प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर नाम मात्र के कपड़े पहनकर सरकारी होमगार्ड का इलाज करने से मना कर देता है। यही नहीं, दवाओं के अभाव में अस्पतालों से मरीजों को लौटना पड़ता है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हस्तक्षेप करना और उससे सबसे पहले ट्वीट करके सीज फायर की घोषणा करना हमारे देश का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का स्पष्टीकरण चाहती थी, लेकिन ये अभी तक नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए है, इसके लिए नहीं कोई बजट की व्यवस्था की गई है और इस जनगणना पर कोई स्पष्ट नीति की भी घोषणा की गई है। इसका मकसद सिर्फ बिहार चुनाव में लाभ लेना है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह वाराणसी में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। पोस्ट के अध्यक्ष हैं शकील मलिक साहब, विनय पटेल जी हैं, हमारे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हैं, और भी तमाम हमारे साथी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था बदहाली के चरम सीमा को पार कर चुकी है। स्कूलों को बंद करने के लिए मर्जर विलय की प्रक्रिया शुरू की जा रही है सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा। हम लोग इसका जमकर विरोध करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत आज ही आप लोगों ने दिखाया, मीडिया के लोगों ने। ललितपुर में शराब पीकर एक डॉक्टर वंश गोपाल गुप्ता चड्ढी बनियान पहन के बैठा हुआ है और होमगार्ड की मौत हो जाती है, उसका इलाज नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत यह है कि बदायूं में 25 से 30 बच्चे हर महीने वेंटिलेटर के अभाव में मर जाते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर चलाने वाला कर्मचारी वहां पे मौजूद नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को लेके हर महीने 2 बार आंदोलन और सेवा का कार्य आम आदमी पार्टी करेगी निश्चित रूप से, ये हमने तय किया है। गांव-गांव में अपने संगठन का विस्तार हम लोग कर रहे हैं। जिला पंचायत का चुनाव जो 2026 में है, उसको पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी। वो चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे, उसके लिए गांव-गांव जाके संगठन बनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के 11 साल उनके मिसाल के पूरे हुए जैसा वादा किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि सुशासन के 11 साल पूरे हुए, 37 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे। प्रधानमंत्री के 11 साल में भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। प्रधानमंत्री के 11 साल में 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। प्रधानमंत्री के 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां मिलनी थी हिंदुस्तान के नौजवानों को, 22,000 नौकरी नहीं मिली।
प्रधानमंत्री के 11 साल में किसानों की आमदनी 2 गुना होनी थी, काला धन आना था, 15 लाख खाते में आना था, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिलना था। एक भी वादा भारत के प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया। हाँ, भारत को शर्मसार जरूर किया ट्रंप के दबाव में सीज फायर करके, और 78 साल में जिस अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कि वो भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता के लिए शामिल हो सके, वो काम की शुरुआत और शर्मनाक काम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जरूर की है। तो 11 साल की उनकी उपलब्धियां नहीं है, 11 साल की उनकी बदहाली का एक पूरा लंबा चौड़ा खाका है जो मैंने आपके सामने रखा है। बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम बीजेपी कर रही है, और मैं अभी पटना गया था इसी काम के लिए। मैं वहां बता के लोगों को आया हूं कि ये लोग किस तरह से दुश्मन देश के नागरिक की तरह यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों के साथ दिल्ली में व्यवहार कर रहे हैं। मैं तो वहां गया, उन लोगों से मिला, उनकी लड़ाई लड़ता रहता हूं, आगे भी लड़ूंगा। ट्रम्प का प्यार पाकिस्तान को लेकर बहुत दिख रहा है। उन्होंने तो कहा है आई लव पाकिस्तान। अब मोदी जी के अंध भक्तों से पूछिए कि जो ट्रम्प मोदी का दोस्त है वो तो पाकिस्तान से प्यार करता है। तो आप बताइए अंधभक्तों, आप मोदी जी से इतना नहीं कह पा रहे हो कि एक बार बोले अगर तुम्हें पाकिस्तान से प्यार है तो हिंदुस्तान से दूरी बना के रखो, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ रहा है, पाकिस्तान तो पुलवामा की घटना करता है, पाकिस्तान तो उड़ी की घटना करता है, आतंकवाद फैलाता है हिंदुस्तान में, और उस आतंकवादी देश के साथ ट्रंप जो है वो कह रहा है उसको प्यार हो गया है, उसको प्यार हो गया है, और मोदी जी को ट्रंप से प्यार हो गया है। तो दोनों के प्यार में हिंदुस्तान का स्वाभिमान जो है वो पीछे हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने कहा है जारी है, लेकिन अभी तक वो 4 खूंखार आतंकवादी न पकड़े गए न मारे गए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे नस नस में एकदम सिंदूर बह रहा है। नौटंकी बह रही उनके नस नस में, उनके नस नस में नौटंकी बह रही। एक बार कैमरा ऑन कीजिए, देखिए उनकी नौटंकी शुरू हो जाएगी। क्या एक फिल्म आई थी ना सौदागर, राजकुमार और दिलीप कुमार की, तो अब एक सिंदूर का सौदागर फिल्म निकली है जिसके हीरो, कॉमेडियन, विलेन सब मोदी जी हैं। जाति जनगणना एक जुमला है। जैसे इन्होंने महिला आरक्षण के नाम पे 1 इंच भी आगे बढ़ के काम नहीं किया है अब तक, ऐसे ही जाति जनगणना का काम ये लोग करेंगे। ना इन्होंने कोई बजट अलॉट किया है, ना इन्होंने कोई समय सीमा निर्धारित की है। जाति जनगणना एक घोषणा मात्र है बिहार चुनाव को जीतने के लिए। बिहार चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है अकेले, सारी सीटों पे। कहा गया है कि मुसलमान अब जो है जाति अपनी जाति बताएंगे। ये कौन बोल रहा है? ये भाजपा के अनपढ़ लोग ही बोल सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण तो पहले से हासिल है, कोई नई बात थोड़ी है। तो जाति उनकी पहले से पता है, जाति और पता चल जाएगी। जाति जनगणना अगर होगी तो, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जाति जनगणना एक जुमला मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रणाम वंदे मातरम समिति ने आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर का विरोध कर पोस्टर जलाया। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर का विरोध किया गया। समिति के सदस्यों ने फिल्म के पोस्टर जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि आमिर खान बार बार अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तुर्की और पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देशों के समर्थन में नजर आते हैं, लेकिन जब उनकी फिल्म रिलीज होती है तब उन्हें देशभक्ति की याद आती है। ऐसे व्यक्तियों की मंशा पर सवाल खड़ा होता है कि क्या ये राष्ट्र के नाम पर भावनात्मक खेल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आमिर खान ने पूर्व में भी बयान दिया था कि उन्हें भारत में डर लगता है, जबकि 26/11 जैसे हमलों के दौरान भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ऐसे वक्तव्य केवल देश की छवि को धूमिल करते हैं और कहीं न कहीं उनकी कमाई भारत विरोधी तत्वों के हित में जाती है। सोमनाथ विश्वकर्मा और दीपक आर्य ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे आमिर खान की इस फिल्म का बहिष्कार करें और ऐसे कलाकारों को सबक सिखाएं जो देश की आस्था और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं।
खान की नई फिल्म सितारे जमी पर आ रही है। ये फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ लोग जो अपने आप को तथाकथित दिखाते हैं, जब फिल्म रिलीज होती है तो देश प्रेम दिखाते हैं, उसके पहले ये तुर्की से यारी निभाते हैं। हम भारत की जनता से ये आग्रह करना चाहेंगे, अगर वो तुर्की की फिल्म, तुर्की समर्थक इस आमिर खान की फिल्म देखते हैं तो वो किसी न किसी रूप में तुर्की की मदद कर रहे होंगे, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किया। आमिर खान के पास गया हुआ ये पैसा किसी न किसी रूप में भारत विरोधियों को मदद करने का काम करेगा। इसके विरोध में हम आज उनका पोस्टर पुतला फूंक करके विरोध करते हैं। सभी जनता से ये आग्रह करते हैं कि वो इसकी फिल्म न देखे, क्योंकि ये सब तथाकथित दिखावे वाली देशभक्ति जब फिल्म रिलीज होने होती है तब, नहीं तो इनको भारत में डर लगता है। और 2014 से पहले जितने विस्फोट होते थे तब डर नहीं लगता था, 2014 के बाद इनको भारत में इनके वाइफ को डर लगने लगता है, और तुर्की में इनको अच्छा प्यार मिलता है, पाकिस्तान में इन खान बंधुओं को अच्छा प्यार मिलता है। गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया। गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक काशी जोन अपर पुलिस उपायुक्त के द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर अतिक्रमण को हटवाया गया। श्रावण माह एवं विभिन्न प्रकार के मेला त्योहार को देखते हुए ये अभियान चलाया गया। इस दौरान एसीपी दशाश्वमेध डॉक्टर अतुलंजन त्रिपाठी, थाना प्रभारी दशाश्वमेध विजय शुक्ला सहित भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटवाया गया, जिसमें आने वाले पर्यटकों को भी कोई कठिनाई न हो। दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि बार बार समझाने के बावजूद यदि नहीं मानते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे भी ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। कोई भी दुकान हो अपने दायरे में लगाया जाए। इस दौरान चौकी प्रभारियों को भी अधिकारियों द्वारा फटकार लगाई गई। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अतिक्रमण न करें। इस दौरान अतिक्रमणकारियों के सामान को भी जब्त किया गया। किस तरह आपके द्वारा कार्रवाई हो रही है? आप सब अवगत हैं कि वाराणसी में विभिन्न प्राचीन मंदिरों के कारण लगातार पर्यटकों से भीड़ बढ़ती जा रही है, और हर साल गोवा से भी ज़्यादा पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और इसके मद्देनज़र जो भी पर्यटक और श्रद्धालु जनपद में प्रवेश करें उनका कोई असुविधा ना हो, इसके मद्देनज़र पूरा काशी जोन में लगातार अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान जारी रखे। इस क्रम में आज थाना क्षेत्र दशाश्वमेध में और घाटों एरिया में और ये पूरा अतिक्रमण जो अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, और विभिन्न लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी लिखा जा रहा है। और साथ ही साथ ये सभी दुकानदार को ये भी निर्देश दिया गया कि अपने अपने दुकान के सामने किसी का दुकान ना लगने दें, और जो फुटपाथ है फुटपाथ चलने के लिए उसमें कहीं कोई अवैध अतिक्रमण ना होने दें, इसमें इनको भी जिम्मेदारी दिया गया। और साथ ही साथ इनको ये निर्देश भी दिए अगर दोबारा ये यहाँ अतिक्रमण मिले तो फिर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। वाराणसी व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने वाराणसी मंडलायुक्त वीडीए उपाध्यक्ष एवं पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए अजीत सिंह बग्गा व्यापार मंडल अध्यक्ष ने बताया कि आज मंडलायुक्त एस राजलिंगम से हम सभी ने मुलाकात की है। टाउन हॉल गोमती व्यवसाय
संघ की जो दिक्कतें थी उनके संदर्भ में आज हम लोगों ने मुलाकात की है और उनके सामने हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है। ये बताया कि अगर जो दुकानें उनकी हटाई जाएंगी, व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की इच्छा है किसी भी गुमटी ठेला पटरी वाले को कोई दिक्कत ना हो। उन दुकानों को बनाया गया है, जो बातें तय हुई थी उसके हटकर बनाई गई। हम लोगों ने उनको एक अच्छी जगह का प्रपोजल दिया गया है। मंडलायुक्त ने 2 दिन का समय मांगा है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि मंडलायुक्त इसको न्यायप्रिय ढंग से देखकर जरूर उनकी मदद करेंगे। कहते किससे मुलाकात हुआ है? हम टाउन हॉल का व्यापारी जो है गुमटी व्यवसायी हैं, वो लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं। उन लोगों को हटाया जा रहा है। दुकान पूरा टाउन हॉल के कंपाउंड के अंदर बनाया गया है, जो कि मानक के अनुरूप बात होने के बाद भी निर्माण नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में हम लोग मंडलायुक्त से मिलने आए थे। क्या बोले? इन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, आप तो उसी समय जब कहा गया था तो आप लोग दुकान की बातचीत हुई है, फिर भी आप लोगों ने उसको बनने के बाद, पैसा लगने के बाद पुनः यह समस्या लेके आए हैं। लेकिन वह दुकानों की क्या होगी, तो उन्होंने लोगों ने, व्यापारियों ने कहा कि उसको भी हम लोग लेंगे गोदाम के रूप में, और यह दुकान जो नया बनेगा। कितनी दुकानें थी? 42 दुकान। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने स्लॉटर हाउस के स्थान पर बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। आदि विशेश्वर वार्ड स्थित पत्थर गली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ। पूर्व में वर्षों से उक्त स्थान पर अवैध बूचड़खाना संचालित होता था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने गायों की रक्षा और तस्करी पर रोक लगाने के लिए अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया था। उसके बाद शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने इस स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने की पहल की और निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। तय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विधायक ने उक्त स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। उक्त अवसर पर 21 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन, वैदिक पाठ और सुंदर कांड कर शुद्धिकरण कार्य किया गया। इस स्थान पर करीब 1300 स्क्वायर फुट की जमीन पर 1 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया, जिसमें 2 ओपीडी की सुविधा मिलेगी। एक स्त्री और एक पुरुष वर्ग के लिए होगा। साथ ही साथ एक दवा केंद्र भी खुलेगा, जो कि आसपास के लोगों को सुविधा पहुंचाएगा। इसके साथ ही सभी प्रकार की प्राथमिक सुविधा भी लोगों को मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि जब देश में कोरोना काल का संकट आया, तब सभी लोग सरकारी अस्पतालों पर ही आश्रित रहे। लोगों को स्वस्थ रखने में इन अस्पतालों एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में इन चिकित्सा केंद्रों पर, जहां प्राथमिक उपचार से लोगों को काफी राहत पहुंचाने का कार्य किया जाता है, को व्यवस्थित करना अत्यंत आवश्यक था। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रवासी प्रकोष्ठ से प्रदेश संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, आत्मा विशेश्वर, अशोक जाटव, जिला उपाध्यक्ष प्रभात सिंह, महानगर मंत्री दिलीप साहनी आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में कुल 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवनों में चलते थे। ऐसे में नगर निगम से, जिला प्रशासन से आग्रह करके कोरोना काल में मैंने संकल्प लिया था कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अपना भवन बने, और इसके लिए अभियान चलाया। 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जगह मिल गए, वो बन चुके थे, बन गए। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चूँकि घनी बस्ती में था, जगह नहीं मिल रहा था। लेकिन 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, और योगी जी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश में जितने अवैध बूचड़खाने थे, सबको बंद कराया गया। उसी क्रम में यह बूचड़खाना या मवेशी खाना जो कह लीजिए, यह बंद हुआ। बंद होने के बाद ये खाली पड़ा था। इसको लेकर के एक अभियान चलाया गया और नगर निगम से बात करके 5वां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। आज इस अस्पताल के बनने से आसपास के जो निवासी हैं, उस सभी लोगों का पता का पहचान बदल गया। कम से कम अब उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा घर बूचड़खाने के बगल में है। यहाँ पर जो लोग मकान बेच करके जाते थे या जाना चाहते थे, गंदगी के कारण, दुर्गंध के कारण, अब कोई जाएगा नहीं। अब सभी लोग यहाँ पर मकान अपना रखेंगे, क्योंकि ये बनारस का हृदय स्थल है। बगल में 500 मीटर की दूरी पर बाबा का धाम है, आदि विशेश्वर का मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर जी का मंदिर है, पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर है, सौभाग्य गौरी का मंदिर है, हाटकेश्वर है। ऐसे अनेक तीर्थ स्थलों से यह घिरा हुआ है। माँ गंगा का किनारा बहुत नज़दीक है।
क्रोधन भैरव, ऐसे अनेक मंदिरों का यह सेंटर है। ऐसे में अब यहाँ पर कोई मकान नहीं बेचेगा इस बूचड़खाने के डर से। साथ ही साथ लाभ लेंगे इसका? यह मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 लाख लोग, आसपास के जितने लोग हैं, चूँकि सघन बस्ती है, सभी लोग लाभ लेंगे। साथ ही साथ यह पर्यटन का केंद्र है, घाटों पर, घाटों से नज़दीक है, वहाँ के लोग भी सुविधा लेंगे। ये सभी लोगों को सुविधाएं मिलेगी। और आज जो यहाँ गंदगी के कारण यहाँ जो प्राण लिए जाते थे, पशुवध होता था, अब प्राण लेने का काम नहीं होगा, प्राण देने का काम किया जाएगा। और उस जो पशुओं के प्राण लिए गए उनकी शांति के लिए यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी किया गया, इसीलिए कि अब सब निर्विघ्नता के साथ यहाँ पर चिकित्सकीय उपचार सबको किया जा सके, सबके जान को बचाया जा सके। यहाँ पे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है और जो एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाली सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होगी, जिसमें हमारे मरीज देखने के साथ साथ दवा का वितरण और जांच का भी सुविधाएं होगी। आगे हम इसमें प्रसव का जब बनाएंगे तो प्रसव की सुविधा यहाँ देने के लिए हम तैयार हैं। ये अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र NUHM के तहत ये PSC है और इसके पूरा संचालन NUHM के तत्वाधान के तहत किया गया है। अपने डॉक्टर वगैरह क्या लगाए गए, इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट यहाँ होंगे? एक आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो सारी सुविधाएं होती हैं स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न प्रोग्राम के संबंधी, वो यहाँ पर होंगे और आसपास के सभी पूरे जितने भी जनमानस यहाँ पे हैं उनको प्राथमिक लाभ और हर तरह की चिकित्सीय सुविधाएं, यहाँ तक कि अब सभी प्रकार की जांचें, उनके एक्सरे की सुविधा, CT स्कैन की सुविधा यहाँ के पर्चों के द्वारा हमारे जो चिन्हित अस्पताल है, जैसे यहाँ पर कबीचौरा हमारा पास है, वहाँ पे संदर्भित किया जाएगा CT स्कैन वगैरह के लिए और एक्सरे के लिए, और जांच के लिए भी यहाँ पर सुविधाएं हैं। जो जांचें यहाँ नहीं होंगी उनको भी यहाँ से संदर्भित वहाँ किया जाएगा, लेकिन मरीज को यहीं पर ही उनको सुविधा दी जाएगी और रिपोर्ट उनके मोबाइल पर जाएगी। किसी मरीज को यहाँ से अलग कहीं जाकर अलग कहीं इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है। बनारस घराने के संगीतकारों द्वारा बनारस के संगीत के विषय में प्रेस वार्ता की गई। बनारस घराने के संगीत परंपरा को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए और पूरे भारतवर्ष में बनारस घराने के जितने भी कलाकार हैं वो अपने अपने माध्यम से बनारस घराने की संगीत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं एवं बनारस घराने की गायन, वादन, नृत्य एवं संगीत की सभी विधा को आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने एवं उसकी संरक्षण हेतु एक प्रेस वार्ता बनारस घराने के युवा एवं विद्वत जनों द्वारा आयोजित की गई। कबीरचौरा सारंगी गुरुकुल में आयोजित पत्रकार वार्ता में सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्रा ने कहा कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बनारस में कलाकार नहीं है, परंतु हम जनता को, काशीवासियों को ये बताना चाहते हैं कि बनारस घराने से जुड़े कलाकार उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में बनारस घराने के नाम से 7 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बनारस घराने के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये था कि लोग, पूरी जनता तक ये बात पहुँचे, क्योंकि विगत कुछ दिनों से ये समाचार आती रहे हैं कि बनारस में संगीतकार नहीं है। हम यहाँ पे आयोजन करते हैं तो बाहर के कलाकारों को बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कलाकार नहीं है, जबकि यहाँ के कलाकार लगभग 200 कलाकार, अभी मैं लिस्ट तैयार कर रहा था, तो लगभग 150 से 200 कलाकार हैं। और अगर एक महीने में 10 घंटे का प्रोग्राम किया जाए तो 10 घंटे भी एक महीना तक लगातार तो बनारस घराने के आगे बढ़ रहे हैं। और आज तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस था और बहुत से लोग नहीं आ पाए, का मैसेज आया, लेकिन हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि वाराणसी की जनता ये जान जाए कि उन्होंने जिन लोगों को आशीर्वाद दिया है, हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, कलाकारों को आशीर्वाद दिया है, वो उनका आशीर्वाद ही आज हम लोगों को विश्व स्तर पे ले जा रहा है। और हर जगह हम लोगों का अभी कोलकाता में हमारा प्रोग्राम था, हर जगह लोग तारीफ ही कर रहे हैं। हर जगह कौन लोग हैं जो बदनाम करने की? नहीं, हम किसी विशेष का नाम नहीं लेंगे, लेकिन चूँकि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बनारस में कलाकार नहीं है, बनारस में संगीतकार नहीं है। तो आगे आप लोग कोई कार्यक्रम भी कराने जा रहे हैं? हाँ, हमारा ये है कि बहुत जल्द हम लोग विदिन 6 महीने
हम लोग एक 7 दिवसीय संगीत समारोह बनारस घराने के नाम से लेकर मैं करने जा रहा हूँ, आयोजित मैं करने जा रहा हूँ। पूरी रूपरेखा तैयार है और कलाकारों का सहयोग भी आज मुझे मिल गया कि लोग कहें कि हम आएंगे उस कार्यक्रम में। रितेश रजनीश जी हैं और बाकी सभी कलाकार, और ये बनारस घराने के कलाकारों को ये एक उदाहरण होगा कि 7 दिवसीय संगीत समारोह की बनारस में कितने कार्यक्रम, क्योंकि मैं अगर इसको 1 महीना तक भी ले जाऊं, 8 घंटे का कार्यक्रम 10 घंटे का, तो मैं जगह नहीं दे पाऊंगा बनारस के कलाकारों को। बड़ा प्रोग्राम होगा। हाँ, बड़ा प्रोग्राम है। और लोग ये मतलब कहना कि ये थोड़ा सा दुखद है और कलाकारों के लिए कष्टदायी है। आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा हुआ है कि लोगों को ये भावना, मतलब कुछ लोग जो है उनको कष्ट हुआ है। तो पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे उनको अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छी जगह पे हैं, तो उनको बनारस के संगीत के विषय में जानकारी लेके लोगों को ये भावना देने। मेरा कभी कभी प्रोग्राम जो होता है बनारस में किसी संस्था में 8-8 साल नहीं होता है। 8 साल से मैंने बहुत से संस्थाओं में, तो मेरा तो ये नहीं है, मैं हर जगह मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। अगर उस संस्था में नहीं कर रहा हूँ तो मेरा कोई ऐसा तो बात नहीं है कि नाम नहीं हो रहा है या मुझे यश नहीं मिल रहा है। तो ये बात कहना कि बनारस में कलाकार नहीं है और श्रेणी की नहीं है, ये थोड़ा दुखद है। और अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। और इस बात को हम लोग इसलिए कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी सम्मानित व्यक्ति, बनारस का कोई भी दर्शक भी है, अगर उसे ये हमारा सितार पसंद नहीं है या किसी का गायन पसंद नहीं है तो एक बार बोले, लेकिन जनता तो कह रही है। एक व्यक्ति के विशेष से तो नहीं होता है ना, किसी के दुख प्रकट किया। हाँ, बहुत लोगों ने ये पूरे कलाकारों ने, और बड़े सम्मान से, बड़े आदर भाव से, कोई ऐसी बात नहीं है, आदर भाव से, सम्मान से अपना एक खेद हम लोगों ने प्रकट किया है। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के ये चीज़ें और अच्छी हों, और हम चाहेंगे कि जो भी चयन समिति है कार्यक्रमों की, जो संस्थाएं अपने कार्यक्रम करा रही हैं, उस चयन समिति में कोई गुणी लोगों को रखें जो कि बनारस के विषय में जानकारी रखते हों। ये नहीं कि केवल मैं अपने ही लोगों का करा रहा हूँ, सब लोगों का कराएं। तो इससे जो है कि बनारस की संगीत परंपरा को आगे गुटबाजी न हो संगीत। लंका थाना क्षेत्र में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सपा ने सवाल उठाए, कहा काशी की संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। लंका थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले देर रात करीब 10 बजे बुलडोजर कार्रवाई ने शहर की सांस्कृतिक विरासत को हिलाकर रख दिया। इस कार्रवाई में 70 साल पुरानी मशहूर पहलवान लस्सी और 120 साल पुरानी चाची की कचौड़ी की दुकान समेत 35 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए इसे विरासत को नष्ट करने वाला कदम बताया। सांसद ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस कार्रवाई को काशी की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के विचार, विरासत और परंपरा को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे गुजरात के रहने वाले हैं। वे काशी की आत्मा से जुड़े नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि बनारस की आत्मा कहां बसती है। जो तोड़ फोड़ मचा दिया है, ये बड़ा गलत किया है। इसमें छोटे दुकानदार, गरीब दुकानदार सहित 34-35 दुकानदार लोग गायब हुए हैं। ये बड़ा गलत काम आपने किया। अगर आपको गरीबी हटाना है तो गरीबों को मत हटाइए, इन्होंने गरीबों को हटाने का। देखिए, एक चीज मैं आपका हाथ जोड़ के बता दे रहा हूँ, 32 दुकानदार ऐसे थे जो बहुत गरीब थे, लाइन से वो हटा दिए गए हैं। उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा। वो कहाँ गए? वो यहीं से रोटी कपड़ा जुड़ा रहे थे, सड़क पे आ गए। ये वही जगह तोड़ी गई जहां रामलीला हर साल होता था। यहाँ पे उस 32 को भी हटा दिया। उनके बारे में सरकार क्यों नहीं चिंता कर रही है? ये वही जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब काशी में आते थे, रोड शो करते थे, तो ये सारे दुकानदार तन मन धन से फूल फेंकते थे, फूल छिड़कते थे। आज उनको फूल सहित हटा दिया गया। ये देखा जा रहा है कि ये इसके जगह में भी और आगे दुकानें चौड़ी हैं और हैं उनको क्यों नहीं हटाया? इसके बाद माला मकान नहीं तोड़ा गया। इससे पहले मकान जो वो नहीं तोड़ा गया। इसी हिस्से में 6 दुकान और है जो नक्शे में शहरीकरण में नहीं है, उसको भी तोड़ दिया गया। नहीं कि नजूल में आ रहा है। क्या चीज? नजूल में वो आके खड़ा होके बताएं, लेखपाल कानून को लाके बता दे कि नजूल है कि अवैध है।
भी वो बता देना जनता को। आप तुरंत करके तोड़ दे रहे हैं। कहाँ सड़क बनी? ये रात को ही तोड़े हैं, ये रात को तोड़ दिए कि दिन में अगर जो तोड़ते तो लोग खड़े होते बोलने के लिए, अपना अधिकार मांगते, हक मांगते। मोदी जी चाय की दुकान बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था, आज इसमें चाय बेचने वाला भी था, उसको ही हटा दिए। मोदी जी कहते हैं मैं गरीबों को बड़ा सम्मान इज्जत करता हूं, लेकिन आज गरीबी उन्होंने नहीं हटा रहे हैं, ना हटाए, गरीबों को ही हटा दिया। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस की आत्मा से जुड़े हुए नहीं, उनको जानकारी नहीं है कि असली में बनारस कहाँ बसता है, बनारस की आत्मा कहाँ कहाँ है। जैसे हम लोग भी काशी विद्यापीठ के छात्र रहे हैं और यहाँ बैठ करके जरूरत पड़ने पर जब मेस बंद होते थे या कभी बंद करता था तो शाम को कचौड़ी खाते थे, लस्सी पीते थे और यहाँ हम लोग बैठ करके कुछ बातें भी करते थे। इसी तरीके से केशव के पान की दुकान है, आप कचौड़ी गली देख लीजिए, आप तमाम ऐसे संस्थान जहां की अभी मलइयो पसंद है और मशहूर है। हमारी आत्मा का जो तर्पण होता है, जो मोक्ष मिलता है, वो हमारे मणिकर्णिका घाट पे मिलता है। बनारस की गलियों का क्या महत्व है, बनारस के संस्कृति, सभ्यता और उसकी पहचान में और धार्मिकता में, ये सब यहाँ के लोगों के द्वारा बताना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। और प्रधानमंत्री को इसलिए पता नहीं है कि प्रधानमंत्री काशी के वासी नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं मालूम है कि काशी के लोगों की, काशी की आत्मा कहाँ बसती है। हम नहीं चाहते हैं बहुत बड़ी अट्टालिका, हम नहीं चाहते हैं कि एक गरीब का झोपड़ी जो है उसको खत्म कर दिया जाए। बहुत से शहरों का बाकी देशों में भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसके हेरिटेज स्वरूप को बरकरार रखा गया है, उसकी पुरातनता को बरकरार रखा गया है। और जब पुरातनता के साथ आधुनिकता आती है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। मैं अभी क्योटो गया था, जिसकी तुलना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले किया था। क्योटो का अपना एक अलग पहचान है, अलग स्वरूप है, काशी का अपना अलग स्वरूप है। काशी कभी क्योटो हो ही नहीं सकती और न क्योटो कभी काशी हो सकती है, क्योंकि काशी एक आध्यात्मिक नगरी है, काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी है, काशी हमारी मोक्षदायिनी है। ऐसी काशी नगर है, ऐसी नगर है जहां पर लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मृत्यु प्राप्त करने के लिए आते हैं। अनोखा है काशी, काशी अविनाशी है, काशी कभी समाप्त नहीं हुई है। काशी ऐसे कोण पर के क्षितिज पर विद्यमान है कि जहां न प्रलय इसका कुछ नुकसान करता है, न कभी नुकसान हुआ है। यह भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी काशी है और इसीलिए माँ गंगा भगवान शंकर की चरणों को छूती हुई यहाँ से निकलती हैं। और उसी जो है गंगा के स्वरूप को यदि किसी कारण से अगर गंगा जी भगवान शंकर के चरण छोड़ करके दूर चली गई तो काशी के लिए बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सब इस बात का अनुरोध करते हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं और काशीवासी हैं, विद्वत जन हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को उनसे सलाह लेनी चाहिए कि काशी के हेरिटेज स्वरूप, उसकी परंपरा, जिससे काशी की पहचान है, उसको खत्म करने की बात न कहें। सड़कें तो बनती हैं, बिगड़ती हैं, कभी चौड़ी आप बना के जा रहे हो, कुछ दिन के बाद और सकरी हो जाएंगी तो और चौड़ी होंगी। तो ये तो लगातार निरंतर विकास की प्रक्रिया है जो होती रहेगी। लेकिन यदि काशी का स्वरूप बदल जाएगा और काशी की पहचान बदल जाएगी, उसकी आत्मा से छेड़छाड़ किया जाएगा, तो ये काशी के लोगों को बहुत बर्दाश्त नहीं हो पाएगा।
इसलिए मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि काशी की आत्मा के साथ खिलवाड़ न करें और काशी के इस स्वरूप को वो बनाए रखें। आज हम चाची के इस दुकान पे आए हैं कचौड़ी वाली, देख करके मन हमारा बहुत ही वो जो है कि विह्वल हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि जहां हम लोग बैठा करते थे आज मशहूर है, सैकड़ों साल से ये दुकान जो है कि मशहूर थी। पहलवान का लस्सी था जो कि आज हम लोग कम पैसा भी रहता था तब भी उसकी लस्सी पी करके हम लोग चले जाते थे। तो ये सब सारी चीजें यादें समेटे हुए थी। आज माननीय मोदी जी ने उस यादों को, उस धरोहर को धराशायी कर दिया है। अब वो फिर तो दोबारा बन नहीं पाएगी, तो इसलिए आगे की कार्रवाई सोच समझ के लोग करें ताकि लोग काशी की पहचान बनाए रखें और काशी की पहचान बनी रहे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। 2.5 महीने से लापता युवक की हत्या मामले में परिजनों ने किया चक्का जाम, लगाई न्याय की गुहार। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा की योगी सरकार पर साधा जमकर निशाना। वाराणसी व्यापार मंडल के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं के संदर्भ में मंडलायुक्त से की मुलाकात। और बनारस के कलाकार न होने का फैलाया जा रहा भ्रम, बनारस घराने के कलाकार हुए एकजुट। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।